असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। माँ भारती की असीम अनुकंपा से आज सब इस सभागार में उपस्थित हुए हैं और आज एक खास उत्सव को मनाने के लिए हम उपस्थित हुए हैं, जो आप देख रहे होंगे, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। और इसको मनाने के लिए, इसको सेलिब्रेट करने के लिए आज जो हमारे बीच में बहुत से सम्मानीय अतिथिगण हैं और साथ में हमारे डायरेक्टर सर भी हैं, डीन सर भी हैं। जो आज का जो हम समारोह कर रहे हैं, इसमें बहुत जो महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है वो है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के बारे में बात करने की। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे आज कि जो ऐसे युवा जो अपना उद्यम लगाना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की क्या नीतियां हैं और साथ ही साथ बैंक किस तरह से सहयोग करता है ऐसे युवाओं को। मैं सभी अतिथिगण से ये स्वागत करूंगी, अपेक्षा करूंगी कि वो मंच पर आएँ और इस मंच की शोभा बढ़ाएं। जोरदार कलतर ध्वनि के साथ मैं आप सबका इस मंच पे स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी अतिथिगण से प्रार्थना करूंगी, सरस्वती वंदना के साथ दीप प्रज्वलन करके माँ सरस्वती की आरती लें। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मैं आग्रह करूंगी अपने डायरेक्टर सर से कि हमारे बीच में उपस्थित सम्मानीय अतिथिगण का स्वागत करें एक पटका पहना करके। इसके साथ ही मैं मंच पे आमंत्रित करूंगी श्री संजय जी का कि वो मंच पर आए और डायरेक्टर सर और डीन सर का स्वागत करें। आप सबका धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सबकी अनुमति से मैं आग्रह करना चाहूँगी डायरेक्टर सर का कि इस मंच पर आए और हम सबको उद्बोधित करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेलिब्रेशन ऑफ यूथ स्किल डे, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। अभी 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। जब बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी और जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी, क्या डिफरेंस है और क्यों ये ज़रूरी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी prior to 2020, we are in the era of teacher-centric approach. Teacher-centric approach, teacher is supreme in the class. टीचर ने जो बोल दिया, पत्थर की लकीर, और बच्चा कुछ बोल नहीं सकता उसके सामने। Things has changed from now onwards. Exactly speaking, new education policy rather envisaged हमें करना क्या है, हमें देश को दिशा क्या देनी है, और आने वाले टाइम में व्हेन यू आर गोइंग टू बी द हेल्म ऑफ अफेयर ऑफ द कंट्री, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे दायित्व क्या है, हमें किस दायित्व का कैसे निर्वहन करना है।
बड़े सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो 12 पॉइंट्स जो हम कहते हैं ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स, आयाम, हमारे जो स्नातक होके जाएंगे बच्चे यहाँ से 12, हम लोग फ़ोन लेते हैं आईफोन, वी वांट फीचर्स इन दैट. What are the features of iPhone? What are the features of Tata Nexon? What are the features of Rafale? Everything we buy from outside, everything has got a features. So does students outside, because you have got to have features. That's known as graduate attributes. अब हमने देखा होगा, आपने एडमिशन पॉलिसी में हमने बात करी आउटकम बेस्ड एजुकेशन फ्रेमवर्क, OBE फ्रेमवर्क, स्मॉल टर्म में बोला जाता है OBE फ्रेमवर्क. दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन. जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, कोर्स प्लान जो आप पढ़ रहे हैं क्लास में, इट हैज़ गॉट 6 dimensions टू एंटर इन योर माइंडसेट and 6 dimensions which is required from the side of the new education policy. I'll just try to bring those things together. एक टेक्सोनॉमी है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, जिसकी हम बात करते हैं. आप लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग जो पढ़ा रहे थे आपको अब तक, देर आर 6 levels of learners understanding. बच्चे को लर्न कराना, रिमेंबर हो गया, अंडरस्टैंड करा दिया, एनालाइज करा दिया, अप्लाई करा दिया, खत्म. Only 4 points are there in your pedagogy. हाँ ये होता है, हाँ होता है, अंडरस्टैंडिंग हो गई, एनालाइज कर लिया, हाँ अप्लाई करना, कर दिया. क्रिएशन इज मिसिंग, इवैल्यूएशन इज मिसिंग. You cannot create, you cannot evaluate whether its thing is good for you or wrong. That's known as higher level of learning. ये 2 aspects आपके सिस्टम से आउट थे. New education policy brings those 2 systems together in your academics. Means हम जो सब सिस्टम पढ़ रहे हैं, हम जो परीक्षा दे रहे हैं, क्या हमारा उस परीक्षा के देने के बाद कुछ क्रिएशन करने का मन हो रहा है? क्या हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं समाज के लिए, देश के लिए? क्या मैं अपने देश के नेशनल GDP में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? दिस इज व्हाट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनविसेज. एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग दैट आई विल बी स्टार्टिंग वन डे माई ओन कंपनी, or who has got a dream that I should be able to set up my own venture, then this is the right platform. From here you have to sow the seeds of moving further. तो 6 आयाम जो मैंने बात किया आपसे टीचिंग के पॉइंट से, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज ब्रिंग इन सर्टन थिंग्स. एथिक्स इज द पैरामाउंट. हम जो बोल रहे हैं वही दे रहे हैं, नहीं दे रहे. युगांडा तो नहीं है, युगांडा कंट्री में जो बोलते हैं वो होता नहीं है. आपने कुछ ऑर्डर किया, आ गया कुछ. Communication, when we talking in English and Hindi, okay, we leave out our mother tongue. This education policy shifted its focus on our mother tongue as well. Lifelong learning means throughout the life you have to be a good student, try to explore, research, work on with that. Then environmental sustainability, you have to make yourself environmental conscious. Use of modern tools, and individual working and the teamwork. You have to be very competent team worker in a system. मतलब आपको टीम के रूप में काम करने की दक्षता होनी चाहिए. तो ये जो 6 आयाम हैं, ये आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत दिए जाते हैं. तो कुल मिला के एक बच्चे के पास 12 ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जब वो इंस्टीट्यूट से पास करता है. टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इज वर्किंग ऑन ऑल दीज 12 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स. 6 फ्रॉम योर सब्जेक्ट डोमेन, 6 फ्रॉम योर वेरियस क्लब्स एंड कमिटीज, cells they will be exploring. In all, we say it's an holistic development of the student. Now the things over here is the youth skill day. आत्मनिर्भर भारत, महात्मा गांधी के बाद जब हम लोगों ने पहली बार अपना खादी का सहयोग शुरू किया था, उस टाइम चरखे से हम लोगों ने आत्मनिर्भर को लेके चले थे साथ में. आज 21 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस इंडिया कैंपेन की स्थापना करी.
and they have started that it should be able to make 10% of India's GDP contributions towards MSMEs, small and medium enterprises की तरफ से 10% GDP में इजाफा और हमें टू बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इन टाइम टू कम। अभी शायद कोरोना के कारण कुछ ब्रेक लगे हैं, लेकिन वी आर ऑन द रैम्पेज, वी आर गोइंग स्टेडीली, एवरीवेयर थिंग्स आर गोइंग अबायस। श्रीलंका की हालत आपने देखी रखी है, सब कुछ आयात होता है। सबसे बड़ी बात हमारी है कि हम लोग अपनी छोटी छोटी चीज़ों को खुद बनाने लग गए हैं, बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी हम लोग हाई टेक्नोलॉजिकल ला रहे हैं वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बेसिस पे ला रहे हैं, BOT, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, BOT प्रोजेक्ट के तहत। दैट्स अ BOT प्रोजेक्ट्स, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। These things, the pact which is going off, अभी हम लोग जो एक नया LCA बन रहे हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स, लाइट हेलीकॉप्टर्स, where the technology is on the high side, latest drones, they are coming with a technology transfer where the whole technology will be indigenized as per the requirement of Indian system, Indian peninsula. And this is, motto is build in India for the world. Means we are not going to making ourselves over here for not only for India but for the world. This is going to focus in time to come. आप ये मान के चलें आने वाले 25 साल 20 साल बहुत ही प्रगतिशील होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो पुरानी चीज़ें हमारी बनी हुई हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। अगर हम बोले डैम्स, इफ आई टॉक ऑफ टुडे, फ्लड्स इज द मेजर प्रॉब्लम ऑल ओवर इंडिया। एंड जो भी हमारे डैम इस तरफ बने हुए हैं सब के सब 25 साल से ऊपर हो चुके हैं। हम डैम्स की लाइफ क्या बोलते हैं, 100 से 150 साल। आने वाले 25 साल में वो सब 50 साल से ऊपर हो जाएंगे। सो नेक्स्ट 25 ईयर इफ वी हैव टू चैनलाइज दिस वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, लॉट मेनी थिंग्स इज गोइंग टू टेक शेप। दिस इज द वन सिंपल एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग ऑफ। कई जगह सूखा पड़ रहा, कई जगह बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है, हम उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे, सारा हमारा स्रोत है सारे वेस्ट हो रहे हैं। PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, is now the next instrumental thing where the next India Industry 4.0 revolution is going to start. Industry 4.0 we are talking of. And I feel that Industry 4.0 revolution which has been taking shape all over the world, your generation is going to take India spearheading in those dimensions. आप में से मेरे को नहीं पता यहाँ पे जो सभागार में बैठे बच्चे किसके दिमाग में क्या उत्पन्न हो रहा है, क्या सोच रहा है वो फ्यूचर के लिए और क्या उसका सार्थक होंगे, हमें ये नहीं पता होता। नीति में हमारे लिए क्या छिपा है हमें खुद नहीं पता, भविष्य हमारे के गर्त में हमारे लिए क्या छिपा है हमें खुद नहीं पता, भविष्य हमारे से क्या बड़ा काम कराने जा रहा है हमें खुद नहीं पता। लेकिन हमें डेली कोई ना कोई प्रयास ऐसा करना चाहिए, हमें अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना चाहिए कि जब हमारे पे फ्यूचर में जरूरत पड़े वी शुड बी एट द फोरफ्रंट एंड बी एबल टू डिलीवर द गुड्स। वेट फॉर दैट डे व्हेन द टाइम विल कम यू विल बी एबल टू शाइन लाइक ए डायमंड। प्रिपेयर फॉर दैट डे। सो डेली कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन आपके दिमाग में, सोच में, समझ में होना चाहिए। और जो बात लेके चल रहे हैं चाइना और पाकिस्तान, वी टॉक अबाउट दीज टू कंट्रीज समवेयर द अदर। जब भी हमने इनको मोस्ट फेवर नेशन का रुतबा भी दिया हुआ है, पाकिस्तान को, चाइना को भी हमने काफ़ी हद तक एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जब भी हम हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते थे, जब भाई होते हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं राम रहीम भाई भाई, नहीं, जहाँ पे कुछ भी अनयूजुअल होता है तब हम भाई भाई का नारा लगाते हैं। भाई है ही नहीं ना, तो भाई के लिए नारा लगाना पड़ता है। कभी आप दो भाई हैं, कभी नारा लगाते हो कि सो एंड सो भाई भाई, नहीं ना, ये नारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, भाई तो अंदर से बनता है। तो ये हो ही नहीं सकते भाई भाई जब हमें नारा लगाना पड़े। बेसिकली ये सब अंदर की भावना होती है जो आपको जोड़ती है एक दूसरे से। उसके लिए आपको किसी नारे की ज़रूरत नहीं होती है कि हम हिंदी चीनी बोल के भाई भाई बन सकते हैं, नहीं, हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि दे आर पोल अपार्ट। नंबर 2,
चाइना ने पूरे वर्ल्ड को कैप्चर किया हुआ है। एक उन्होंने पर्ल, एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल दे आर टॉकिंग अबाउट। इंडिया को घेरने की एक प्रणाली बनाई है, पर्ल्स मीन्स ऑल हार्बर्स विच इज एनकैप्सुलेट द इंडियन पेनिनसुला। They are making their presence felt from Gwadar port, from Pakistan, again to the Maldives, again to the Sri Lanka, again to the Myanmar, Bangladesh, and the ASEAN countries. They want to encircle in India, and motive is that they want to bring down India on its knees. But it's in 2021 India. It's not the previous India. And I feel that we are in the safe hands. But the new generation is going to make it. जो हमारे पूर्वजों ने बड़ी कुर्बानियाँ दे के जो आज़ादी हमारी हासिल करी है, इसको कायम रख पाएंगे। और ये सिर्फ कायम ऐसे नहीं रखी जाएगी, बल्कि हमें अपनी सोच में और अपने एक्शंस में दिखाना पड़ेगा कि हम उनसे बेहतर हैं और उनसे बेहतर कर सकते हैं। हमें अंदर अपने विश्वास करना होगा कि हम चाइना से बेहतर हैं। आज के समय में अगर हम माने तो हर जगह चाइना का प्रोडक्ट है, चाहे किसी भी नाम से हो, किसी उससे हो, लेकिन नाउ इट हैज़ टू बी चेंज फ्रॉम PRC to Make in India, Made in India. This is the agenda before us, and I feel it. Entrepreneurs cell and the youth of today will definitely going to spearhead those things. Top-notch CEOs जो US के अंदर MNCs के सारे मैक्सिमम इंडियंस हैं, कोई पाकिस्तानी नहीं है, कोई चाइनीज़ नहीं है, इंडियंस हैं। एंड हाउ दे एबल टू रीच। और आप ये मान के चलिए आने वाले टाइम में यू विल हैव ए इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर ओवर हेयर इन ब्रिटिश ऑल्सो। ब्रिटेन में ऋषि सुनक आ रहे हैं, वो अभी फोर्थ कंटेंडर हैं। इंडिया को गुलाम बनाने के लिए ब्रिटिश को 150 साल लगे थे, हमारा इंडियन ओरिजिन को वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनने में 75 ईयर्स। सो थिंक ऑन दोज टर्म्स। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही मैं मंच पे अब आमंत्रण देना चाहूँगी अपने डीन सर का कि वो आए और चंद शब्दों में हमें उद्बोधित करें। आज सौभाग्य का दिन इसलिए है क्योंकि हर किसी के मन में स्वदेशी और अपने देश, अपने समाज, अपने कंपनी और अपने प्रोडक्ट को यूज करने, उसे ही आत्मसात करने की इच्छा होती है, परंतु कई कारण से हम नहीं कर पाते या यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। अभी डॉक्टर महोदय ने जो विगत 13-14 सालों से सतत प्रयत्नशील हैं कि हमारा यह महाविद्यालय एक अच्छा प्रोफेशनल ही पैदा न करे अपितु एक अच्छा उद्यमी भी पैदा करे। उद्यम, एंटरप्रेन्योरशिप, दिस इज द ओनली वे आउट। दिस इज द ओनली वे आउट। अगर आप हर उस देश को देख लें, हर उस कंट्री पर ध्यान दें जो आज विकसित है, आप अगर किसी भी विकसित देश पर ध्यान दें, या अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, क्या एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है उन देशों में और विकासशील देशों में। सबसे बड़ा अंतर यह है कि उन देशों में अधिक से अधिक उद्यमी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स हैं। वो विश्वास रखते हैं कि हमें गुलामी किसी की नहीं करनी, खुद का उद्यम चलाना और देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग करना और अधिक से अधिक युवा को रोजगार प्रदान कराना। यह प्रारंभ होता है उनके स्कूल और कॉलेज के दिनों से, उनका प्रशिक्षण, उनकी ट्रेनिंग स्कूल और कॉलेज के दिनों से। अब मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूं, आप सबसे सिर्फ यह उम्मीद नहीं है कि 3 साल या 2 साल पूरा होने पे, आपका BBA, MBA, BCA और BGMC पूरा होने पे आप यह इस चिंता में डूब जाएं कि मुझे तो नौकरी नहीं मिली, मुझे नौकरी नहीं मिली। आपने खुद प्रयास करना है
खुद के उद्यम चलाने के लिए, बिलियनर बनने के लिए, बहुत बड़े आदमी बनने के लिए एक सोच होना चाहिए आप में कि हम वह ऐसा क्या करें कि खुद का भला तो हो ही, परिवार का भला तो हो ही, समाज का भला तो हो ही, देश का भला तो हो ही, वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व का भला हो, अधिक से अधिक लोगों को हम रोजगार दे पाएं। और इस रोजगार देने के क्रम में आप ऊंचाइयों को छुएंगे तभी रोजगार दे पाएंगे। और यही वो सही समय है जब आपके मन में वह कीड़ा पैदा होना चाहिए जो आपको प्रोत्साहित करे कि नहीं, मुझे खुद का कुछ करना है। और मुझे जब खुद का कुछ करना है तो आपका लक्ष्य बनेगा, आपका ध्यान होगा, आप उसी दिशा में अपनी पढ़ाई करेंगे, खुद को ट्रेंड करेंगे, टीचर से, फैकल्टी से इस बात के लिए पूछेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस दिशा में जाना चाहिए और कौन सा उद्यम स्टार्ट करना चाहिए। आप एक बार सोच कर तो देखें, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 24-25 तक का लक्ष्य रखा है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। और उनके इस लक्ष्य का आधार हम हर किसी को जॉब दे देंगे इस पर नहीं होता। उनका आधार यह भी है कि कितने प्रतिशत हमारे विद्यार्थी, हमारे लोग अपना उद्यम स्टार्ट करते हैं। ये खुशी की बात है कि एक साल के अंदर में 21-22 के अंदर में 5.4% से लेकर के 14.4% तक हमारा एंटरप्रेन्योरशिप इन्हांस किया। बहुत खुशी की बात है। और इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे कॉलेज के विद्यार्थियों का, युवाओं का, कि वह उद्यम की ओर जा रहे हैं। दे हैव स्टार्टेड टू टेक देयर इंटरेस्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप। सो दिस इज माय एडवाइस, you start feeling, you start browsing, you start trying to know that what entrepreneurship is और किस एरिया में अपना हम करियर बना सकते हैं। बहुत कुछ इसके बारे में नहीं कहते हुए मैं अब मंच पर आमंत्रित हमारे निवेदिता मिश्रा मैम के माध्यम से, जिनका लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत बनाना, भारत में एकता लाना, प्राकृतिक संपदा को संरक्षित करना, समाज का विकास करना, देश का विकास करना, इसी लक्ष्य को लेकर के वह यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ हम सब के बीच आते हैं, मोटिवेट करते हैं, कोशिश करते हैं कुछ नया हो, नया भारत का सृजन हो। धन्यवाद। सबको नमस्कार। स्वदेशी जागरण मंच के तहत चलने वाला स्वावलंबी भारत अभियान, इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि भारत का प्रत्येक विद्यार्थी स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर हो सके। बहन जी निवेदिता मिश्रा जी जो हमारे यहाँ इस कॉलेज की प्लेसमेंट प्रमुख हैं, मैं नीलम मारवा जी अपने जो स्वदेशी जागरण मंच विभाग की महिला प्रमुख है, और ललिता जी जो अपने रोहिणी जिले की प्रमुख हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि बहन जी का स्वागत करें जरा पटका पहना करके। आपकी वजह से इस कॉलेज में बड़ा अच्छे तरीके से हमें कार्यक्रम हम कर पाए हैं। भारत माता की कुछ नारे हैं वो लगाएंगे। मैं बोलूंगा उद्यमिता अपनाएंगे, आप बोलेंगे बेरोजगारी भगाएंगे। उद्यमिता अपनाएंगे, उद्यमिता अपनाएंगे। मैं बोलूंगा जब बाजार जाएंगे, आपने बोलना है माल स्वदेशी लाएंगे। जब बाजार जाएंगे, जब बाजार जाएंगे, मैं बोलूंगा स्वरोजगार अपनाएंगे, आपने बोलना है भारत को समृद्ध बनाएंगे। स्वरोजगार अपनाएंगे, स्वरोजगार अपनाएंगे। स्टार्टअप और इनोवेशन, आपने बोलना है नए भारत का नया मिशन। स्टार्टअप और इनोवेशन, स्टार्टअप और इनोवेशन। जय स्वदेशी, जय स्वदेशी। हमारे जो इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता हैं, अखिल भारतीय सह संगठक श्रीमान सतीश जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भारत माता की वंदे वंदे। आज थोड़ा सा कुछ बात करने के लिए आया हूँ क्योंकि ये जो दिन है ये एक्चुअली आप में से आई डोंट नो कितनों को आप लोगों को पता है, 15 तारीख को ये विश्व युवा स्किल डे था, ये जो 15 जुलाई गई।
जैसे 21 जून को हम योगा दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित है, ऐसे ही यूथ स्किल डे है। और 21 अगस्त को वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर डे है। तो हमने स्किल डे से लेकर एंटरप्रेन्योर डे तक ऐसे 37 दिन का ये उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलनों का देश भर में कार्यक्रम रखा है। कल मैं अजमेर में था, वहां पर इस प्रकार का कार्यक्रम था। परसों जब 15 तारीख को तो देश भर के में एक साथ 350 कॉलेजेस में और इंस्टीट्यूट्स में, स्कूलों में कार्यक्रम हो रहे थे ऐसे, और ये लगातार चलेंगे। देश भर में लगभग 5000 ऐसे बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। और प्रमुख रूप से एंटरप्रेन्योरशिप और स्किलिंग के बारे में, अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम क्या सोचते हैं, इसके ऊपर ही ये सारा कार्यक्रम जो है ये फोकस है। लेकिन मैं थोड़ा यहाँ जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जानकारी जो मिली है, आप जो लोग हैं थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप में ऑलरेडी आप लोग हैं कहीं ना कहीं प्रक्रिया में, कम से कम थॉट प्रोसेस में तो हैं ही। आप में से ऐसे कौन से हैं, कोई ऐसे हैं क्या, कोई 1 2 4 6 जो अभी पढ़ते हुए भी कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे हैं? कोई कोचिंग करके, कोई साइड बिजनेस करके, कोई छोटा मोटा यूट्यूब से या व्हाटएवर किसी भी प्रक्रिया से अपनी पढ़ाई करते हुए कुछ ना कुछ 2000 3 5000 कुछ तो भी कमाई हर महीने कर रहे हैं? ऐसे कोई हैं क्या? 1 2 3 ज़्यादा होंगे, 4 5 6 7 8 9। ओ दैट्स ग्रेट। आप 9 लोग जरा खड़े हो सकते हैं? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जो भी कुछ थोड़ा कमाते, ज़्यादा कमाते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, आप शुरू कर चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्टूडेंट है भाई। एक बार जोरदार इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए जरा। आप क्या करते हैं और कितना कमा लेते होंगे? हाँ यू ना ओके, इससे पूछ रहा हूँ। 5 to 6 थाउजेंड पर मंथ कमा रहे हैं। हाँ गुड। हाँ आप हैं? मेकअप आर्टिस्ट है। हाँ ओके। हाउ मच यू कैन, कितना कमा लेती हो? 10 to 15,000 पर मंथ। जोरदार ताली बजाओ भाई इसके लिए। ओके हाँ है। अच्छा कितना कमा लेते होंगे? हैं? 2,500-3 हज़ार हर महीने में। ओके हाँ हैं? अच्छा 60 to 80 नहीं, 60 to 80,000 तुम्हारी अर्निंग है। कमान इधर इधर यार, तू यार बंदा तो तू ही है काम का। मैं अपनी स्पीच का एक छोटा पार्ट इसके लिए रिजर्व करता हूँ। अच्छा ओके, 2 मिनट खड़े रहो जरा। आप क्या करते हैं? 10 to 20,000। हाँ नहीं, क्या वेडिंग ये जो प्रोग्राम होते हैं उनको अरेंजमेंट करने में? फाइन फाइन फाइन। हाँ पीछे आप क्या है? बेकरी का। ओह गुड। उसमें क्या होता है, क्या करती हो उसमें? बनाते हो। हाँ तो कितने को अर्निंग हो जाती है उसमें से? 15,000। अब क्या बात है। एंड आपकी क्लास कौन सी है? हाँ है PGMT मास कम्युनिकेशन। ओके फाइन। डांस कोरियोग्राफी। हाँ ठीक। नहीं वो कोचिंग देते हो उसकी या खुद करते हो, कोई प्ले सिखाते हो? ओके हाँ। ग्राफिक डिजाइनर। फाइन। 5,000 के अराउंड कर लेते हो। हैं? आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो? हैं? मास कम्युनिकेशन। बहुत अच्छा भाई, एक बार दोबारा से ताली बजा दीजिए इनके लिए। एंड दिस इज अ स्पेशल केस। सो आपको 2 मिनट में अपनी एक स्टोरी बतानी है, आप कैसे क्या कर रहे हो और कैसे कमा रहे हो। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ रोहित सोलंकी। सर ये 12th के बाद मैंने स्टार्ट करा ये। थोड़ा सा ऐसा एक्चुअली मैं पटना से हूँ। मेरे फादर फार्मर थे, तो ही वॉज नॉट दैट मच कैपेबल कि वो मुझे पढ़ा सके। तो छोटा सा मतलब 20-30 के लगा करके एक छोटा सा स्टॉल करा था मैंने।
वो से उससे अच्छी खासी अर्निंग हुई मुझे। फिर उसके बाद उसी को छोटी सी रेस्टोरेंट में रेंट पे लेके रूम चलाया। उसके बाद सही हुआ, फिर किसी दोस्त से एज अ लोन पैसे ले करके 5-6 लाख मैंने इन्वेस्ट करे, टोटल 4 ओपन करा। उसके बाद अभी पिछले 4-5 महीने से वो सही चल रही है और वो 60-80 के मिनिमम आ जाती है। कहाँ पर हो? पटना पटना में। तो यहाँ पर रहते हैं आप? यहाँ पर हो? स्टडी के लिए यहाँ पे आया हूँ पटना में। तो वहाँ कौन चलाता है फिर वो? स्टाफ्स। स्टाफ। तो यहाँ से आप उनको करते हो? हाँ, फोन पे। हाँ? यस सर, फोन पे कोऑर्डिनेशन। फोन पे? यस सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में। दैट्स ग्रेट। हाँ, ठहर जाओ भाई। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये 10 लड़के लड़कियां आपके बीच में से कमाते हैं, अर्न वाइल लर्न की तरह, वो कमा भी रहे हैं और वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि ये लोग जो 9 लोग हैं ये पढ़ाई में पीछे तो नहीं होंगे, तुम्हारे बराबर के ही होंगे, लेकिन बाकी जो ये 60-65 स्टूडेंट हैं ये आप लोग क्यों नहीं कमाते? मैं तो नहीं जानता था कि आपका कोलीग कोई बैठा है आपकी क्लास का और वो इतना कमा रहा है, 5,000 से लेकर 60,000 तक की अर्निंग कर रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि रेस्ट ऑफ द 60-70 स्टूडेंट्स आप क्यों नहीं करते हो? हैं? घर में पैसा बहुत है, ये कारण हो सकता है, या और कोई दूसरा कारण है तो बताओ। अच्छा, जिनको लगा अरे ये तो ध्यान नहीं किया, इतना कोई बड़ी बात भी नहीं है, आस्ती जी आप आइए अगली बार और 1 महीने बाद आइए नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इससे ज़्यादा जल्दी तो मेरा आना पॉसिबल भी नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम आइए, 1 महीने बाद आइए। ओके, तो 1 महीने बाद हम भी कुछ ना कुछ 2,000, 4,000, 5,000, 7,000 कुछ ना कुछ तो भी साइड बाय साइड अपना अर्न वाइल लर्न की प्रक्रिया के साथ कुछ ना कुछ कमाते आपको मिलेंगे, हाथ खड़ा करते मिले। ऐसा जो विश्वास दिलाते, जरा एक बार हाथ खड़ा करो, ऊंचा करो। नंबर अभी कम दिख रहा है भाई, 1 2 3 4 5 7 10 12 15 है, चलो 20-22 हो गए। ओके, जरा नीचे। अब जिन्होंने दोनों में हाथ नहीं खड़ा किया, यानी पहले जो कमा रहे हैं वो भी, जो कहते हैं अब हम कर लेंगे तो भी, जिन्होंने दोनों में हाथ नहीं खड़ा, वो जरा खड़े हो जाओ। वॉरेन बुफे दुनिया का 6ठा सबसे अमीर, पहले तो वो 3रे नंबर पे था, अभी 6ठे नंबर पर है। वॉरेन बुफे का नाम सुना है ना? उसके बड़े प्रसिद्ध कोट्स है। उस एक कोट्स में वो कहता है, आई स्टार्टेड अर्निंग व्हेन आई वाज एट, हाँ कितनी एज में? बोलो। अमेरिका की सबसे बड़ी एयरलाइन, उसका मेजर शेयर इनके पास है। 63 कंपनियां हैं वॉरेन बुफे की, एंड ही इज सेइंग, ही इज 10 क्या नाम कोट, गूगल पर आप सर्च करो, बड़ा वर्ल्ड वाइड फेमस है 10 कोट्स ऑफ वॉरेन बुफे। इन हिज 3rd कोट ही सेज, I started earning when I was at 11, and next part of the his क्या नाम है वो quote is, आप जरा सुनिए क्या कहता है वो। Now he is 82, उसका ये quote 72 में आया था। वो कहता है, but now at the age of 72 I think I started late। 11 साल की उम्र में। और जरा ध्यान करना, आप लोग कहां बैठे जरा मैं बताता हूं आप लोगों को। मैं इस फील्ड में लगातार पिछले 5-6 साल से रिसर्च कर रहा हूं, मुझे मालूम है। भारत की इंडस्ट्री के भीषम पितामह माने जाते हैं कौन? टाटा, जमशेद टाटा। जमशेद टाटा ने पहला बिजनेस, पहली कमाई कब शुरू की मालूम है आप लोगों को? जमशेद टाटा ने कमाई शुरू की 14 साल की उम्र में। जिस लड़के के हर टाइम आप फेस इस पर लगाते रहते हो अपने मोबाइल के ऊपर, आप दिन में 6 घंटे एवरेज करते हो, उस फेसबुक और व्हाट्सएप का जो इस समय मालिक है, क्या नाम है उसका, कब कमाई शुरू की? मार्क जुकरबर्ग ने कमाई कब शुरू की? 18 साल की उम्र में, 17.5 18 पूरे नहीं हुए थे। दुनिया का 4था यंगेस्ट क्या नाम है वो अमीर आदमी आपके यहां का है, क्या नाम? ओयो वाला रितेश। इस रितेश की $5 बिलियन कंपनी है इस समय, ओयो का वैल्यूएशन है। कौन सी उम्र में कमाई शुरू की? 18 साल की उम्र में। जरा ध्यान कर लीजिए,
हमारी प्रॉब्लम ये चल रही है हमारे बच्चों की, स्टूडेंट्स की, ये क्या दिल दिमाग में ऐसी फिलॉसफी बिठाई बैठे हैं। हमारी ये फिलॉसफी हमारे को कितनी दिक्कत कर रही है वो मैं बता रहा हूं। हम क्या सोचते हैं, ग्रेजुएशन करेंगे तब तक मम्मी पापा का काम है हमारे को क्या नाम है फीस अदा करना, बाकी सब करना। फिर हम पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, एमकॉम करेंगे, एमटेक करेंगे, वटेवर करेंगे, देन कोई बीएड करेंगे, कोई ब्रिज कोर्स करेंगे, वो करेंगे। और 25 और 26 साल की उम्र तक तो बिना उसके किए मम्मी पापा के पैसे से करेंगे। और 25 साल की उम्र में हम सरकार को एक एप्लीकेशन देंगे, मैं बेरोजगार हूं, मेरे को कंपनी में मेरे को जॉब दीजिए। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम ऑफ आवर चिल्ड्रन इज। यूरोप का हमने डेटा निकाला, यूरोप में 72% स्टूडेंट्स while studying in graduate, 72% in the Europe, 72% boys and girls when they are studying in their graduation classes, they earn अपना पढ़ाई का खर्चा ही नहीं, अपना कम और रोटी का कम से कम पर्सनल अपना खर्चा वो सारा उस समय पर अपनी उससे निकाल रहे होते हैं। एक परिवार के मुखिया होने के नाते से मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम लोग अपने अंदर बैठी हुई एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को जरा जागृत करें। आप देखेंगे अगले महीने 2 महीने में आप अपने प्रति सच्चे बन जाएंगे, आप अपनी फैमिली के प्रति सच्चे बन जाएंगे, फैमिली में आपकी रिस्पेक्ट, आपका प्रेम बढ़ जाएगा, आपके दोस्तों के सर्कल में आपकी रिस्पेक्ट और आपका प्रेम बढ़ जाएगा। आप अपने नजदीक एक ऐसा पॉजिटिव वातावरण खड़ा कर देंगे, आपको भी एकदम प्रसन्नता, आपकी कमाई शुरू होगी, आप पढ़ाई में ज्यादा सिंसियर हो जाते हैं। आप अगर इस एक मंत्र को आज धारण करके जाते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा आना भी यहां सफल। धन्यवाद आप लोगों का। जय स्वदेशी, जय भारत। आज हमारे बीच श्रीमान विकास सिन्हा जी जो चीफ मैनेजर हैं पंजाब नेशनल बैंक के, मैं उनको आमंत्रित करूंगा। मैं सबसे पहले आपको परिचय दे देना चाहूँगा अपना। मैं विकास सिन्हा, मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है और पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और पिछले 15 साल से पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत हूँ। हम स्वदेशी जागरण मंच, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आर्थिक पार्ट है, आर्थिक विंग है, हम स्वावलंबी भारत अभियान चला रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय श्री कृष्ण गोपाल जी के द्वारा फरवरी मास में शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है रोजगार बढ़ाना, रोजगार के लिए उद्यमिता बढ़ाना, लोगों को समझाना किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। क्योंकि आज भारत अगर आत्मनिर्भर हो सकता है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है लोगों के पास, सभी लोगों के पास रोजगार हो, सभी उद्यमी बने। और हम जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हमें जल्द से जल्द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर अपने देश को लेकर के जाना है। बेरोजगारी के सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ अभी, अगर सरकार के आंकड़ों को देखा जाए या इससे जुड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि CMI, इनके डेटा को देखें तो लगभग हमारे देश में अभी हमारे लेबर फोर्स के अराउंड लगभग 7.8% लोग बेरोजगार हैं। इनको रोजगार देना ही केवल हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमारे पास उससे भी बड़ी समस्या यह है कि हमारा दूसरे विकसित देश या जो विकासशील देश हैं उनमें जहां यह लेबर फोर्स 60% के लगभग है, वही हमारे देश में ये लेबर फोर्स 40% की तरफ है। तो क्यों ना उद्यमिता पे ज़्यादा विश्वास करके, उसको प्रोत्साहन दे करके हम इस लेबर फोर्स को 40% से बढ़ा करके 60% ले जाएं। अगर हम केवल रोजगार की तरफ ही लगे रहेंगे तो शायद ये प्रतिशत 60% तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम उद्यमिता को ध्यान दें। और जो मैं टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं वो आपके खास करके यूथ्स के लिए आने वाले टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो है MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसे हम हिंदी में सूक्ष्म लघु और मध्यम औद्योगिक संस्थान कहते हैं। आप
जैसे इस इंस्टीट्यूट को छोड़ करके बाहर या तो नौकरी पर लगते हैं या फिर उसके बाद एक उद्यमी बनना चाहते हैं, तो यही क्षेत्र है जिसमें कि आपको आना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कुछ भी निवेश से शुरू करते हैं और बढ़ते बढ़ते आप जितनी मेहनत करते हैं उसमें बढ़ते बढ़ते अगर 250 करोड़, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, लेकिन 250 करोड़ तक के टर्नओवर तक अगर जाते हैं तो आप एमएसएमई सेक्टर में ही अपने आप को पाएंगे। अगर इससे ज़्यादा आप व्यवसाय करने की क्षमता रहते हैं तो आप एक कॉरपोरेट फील्ड में आ जाते हैं। बैंक में हम कहते हैं कि एनीथिंग विच इज़ नॉट रिटेल और कॉरपोरेट इज़ एमएसएमई। तो अगर इन दोनों के बीच में आप हैं तो आप एमएसएमई हैं। एमएसएमई की महत्ता इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि अगर जीडीपी का हम देखें तो जीडीपी में 30% से ज़्यादा इसका योगदान है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अगर रोजगार दे रखा है, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट या उद्यमी बन करके, तो एमएसएमई है। तो सबसे पहले आपका यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहला पाला अगर पढ़ने वाला है तो एमएसएमई में पढ़ने वाला है। 66 लाख से भी लगभग ज़्यादा संस्थान हैं, ऐसे छोटे यूनिट्स हैं। एक्सपोर्ट का अगर पार्ट हम देखें तो एक्सपोर्ट का 50% एमएसएमई फील्ड के थ्रू बनाया जाता है। एमएसएमई को सरकार ने समय समय रहते रहते जिस तरीके से हमारे कंट्री में डेवलपमेंट हुई है उसके अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं। मौजूदा जो इसकी परिभाषा है उसके अनुसार माइक्रो हम उसे कंसिडर करते हैं जिसमें कि आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक की हो और आपका टर्नओवर उससे 5 गुना, यानी कि इट्स ए थंब रूल, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके 5 गुना आपको टर्नओवर करना होता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है तो आपका टर्नओवर 5 करोड़ होगा। सेम इज एप्लीकेबल फॉर मीडियम इंटरप्राइजेस जिसमें कि स्मॉल, जिसमें कि आपका टर्नओवर 50 करोड़ होता है और इन्वेस्टमेंट आपका 10 करोड़ होता है। इसमें भी 5 गुने का अंतर होता है। और जैसे आप मीडियम में जाते हैं तो वहाँ आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ हो जाता है और आपका टर्नओवर 250 करोड़ तक जा सकता है। तो आपके लिए 250 करोड़ एक लिमिट है, टर्नओवर है जहां तक कि आप जा सकते हैं। और एमएसएमई एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि आपको सबसे ज़्यादा सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती है। मैं केवल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूं, आपको सरकार की तरफ से भी बता रहा हूं कि यही एक सेक्टर है जिसके प्रोत्साहन के लिए सरकार ने सबसे ज़्यादा सुविधाएं दे रखी हैं। इसमें कम से कम आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लाइसेंस राज खत्म हो गया है, आप यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच एंड स्काई इज द लिमिट। मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा कि एमएसएमई अगर आप सोच रहे हैं कि केवल अर्बन एरियाज़ के लिए है तो ऐसा नहीं है। उद्यमी अगर आपको लगता है केवल अर्बन एरियाज़ के लिए है तो नहीं है। मैंने रूरल एरियाज़ में भी काम किया है। सबसे ज़्यादा अर्बन जो आपको बिना बताए हुए मिलेंगे वो है रूरल एरियाज़ में। आपने शायद सुना होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप का, लगभग 72 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने देश में हैं। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में लगभग 10 मेंबर्स होते हैं, वो महिलाएं भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। और इनको सरकार किस तरीके से बढ़ावा देती है? सरकार का कहना है कि आप कोई भी एक आर्थिक व्यवसाय आप करें, आर्थिक कुछ भी आप करें, गांव में अगर हैं तो आप छोटी सी कोई व्यवसाय करें, 10 लोग मिलकर के ये व्यवसाय करेंगे। आपको 6 महीने तक इसमें सेविंग करना है। उसके बाद सरकार के द्वारा आपको एक रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा, यानी प्रोत्साहन के फॉर्म में आप बोलो या आपको बढ़ावा देने के लिए सरकार आपको 15,000 रुपये की राशि अलग से देगी। उस 15,000 की राशि के अगेंस्ट मिनिमम आपको 1 लाख रुपए बैंक की तरफ से लोन मिल सकता है। अलग अलग जगह हैं जहां की आप ये राशि अलग अलग हो जाती है। जैसे आप वेस्ट बंगाल में जाएंगे या नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो ये अमाउंट जो मिनिमम लोन अमाउंट है जो कि बैंक आपको देगी वो 1.5 लाख रुपए है। साल बढ़ते बढ़ते ये अमाउंट 1.5 लाख से 2.5 लाख होगा, 2.5 लाख से 3 लाख, 3.5 लाख होता जाएगा।
तो हम लोगों ने एक से एक अच्छे उद्यमी को देखा है जिन्होंने अपनी शुरुआत तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू की थी, लेकिन आज के डेट में वो बहुत बड़े बड़े लोग बन चुके हैं। अगर आप लिज्जत पापड़ का ही एग्जाम्पल देते हैं तो उन लोगों ने कैसे शुरू किया था। कुछ लोग थे, कुछ महिलाएं थी जिन्होंने घर से अपना व्यवसाय शुरू किया था, और आज के डेट में ये एक इंडस्ट्री बन चुका है। अगर यही एग्जाम्पल देखें तो आप अमूल को देख सकते हैं। अमूल कैसे शुरू हुआ था, कुछ लोगों ने इसे शुरू किया और आज ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक रोल मॉडल है। अब शहर की तरफ हम आते हैं। शहर की तरफ आने पे आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूंजी के लिए निवेश आपको मिले। तो अगर आप शहर में अगर व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो सरकार ने आपके लिए बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दे रखी हैं। शायद इसके बारे में आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, और कई ऐसी सुविधाएं हैं शायद आप नहीं जानते होंगे। तो अगर आप स्क्रैच से शुरू करना चाहते हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले आप भारत सरकार की मुद्रा स्कीम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बिजनेस होना चाहिए। यह न्यूनतम आप 50,000 रुपये से शुरू कर सकते हो। बढ़ करके अगर इसमें आप और बढ़ाते हो, 2 लाख बढ़ती है, बढ़ते 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 अगर आपका व्यवसाय बढ़ता जाता है तो ये 10 लाख तक बढ़ जाता है। लेकिन 10 लाख ही अगर आप लिमिट मान लो तो ये एक 10 लाख कोई लिमिट नहीं है। अगर आप इसमें बढ़ रहे हो तो इसका सेकेंड फेज होगा स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया बेसिकली आपके बिल्कुल नए व्यवसाय के लिए है, जो कि खास करके महिलाएं और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए गवर्नमेंट ने चला रखी है मुहिम, जिसमें 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक की आप लोन सुविधा बैंक के थ्रू अवेल कर सकते हैं। अभी एक बहुत अच्छी स्कीम जो सरकार ने स्टार्ट कर रखी है वो स्ट्रीट वेंडर है। आपको मालूम होना चाहिए इसलिए क्योंकि शायद आपके घर में कोई काम कर रहा है, शायद कोई बाहर कुछ है जो छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहता है। इसमें सरकार 10,000 रुपये सीधे सीधे आपको देती है बैंक के माध्यम से। आपको सैंक्शन भी सरकार के थ्रू आती है। बैंक में जाकर आपको केवल आवेदन भरना है और आप पैसे ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इतनी रिलीफ दे रखी है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप किस तरीके से बैंक से पैसा ले सकते हो। हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा यही देखा है कि लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि उनको कितनी सुविधाएं बैंक की तरफ से मिली हुई हैं, गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं। आप देखेंगे PMEG है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्लान। इसकी अमाउंट जो है अभी भारत सरकार ने बढ़ा करके जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसको 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है, उसी जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। सर्विस सेक्टर के लिए ये अमाउंट 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। इसमें ना केवल बैंक आपको लोन देती है बल्कि सरकार आपको सब्सिडी भी देती है। तो अगर आप ये मान लें कि जो इंटरेस्ट अमाउंट आपको इतने साल में देना है वो आपको सब्सिडी के फॉर्म में सरकार आपके लिए दे रही है। तो ये बहुत एक तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है उद्यमियों को, लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि किस तरीके से आप आएँ, आप ना केवल रोजगार करें बल्कि आप लोगों को रोजगार दे सकें। तो इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट नए उद्यमियों के लिए गारंटी स्कीम लेकर के भी आ चुकी है। अगर आप बैंक में जाते हैं और आपके पास देने के लिए कोई कोलैटरल नहीं है, यानी कि आप जो बिजनेस करना चाहते हो उसमें देने के लिए आपके पास कोई फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है या कोई भी अलग से लिक्विड अमाउंट नहीं है, तो इसके लिए आपकी गारंटी भारत सरकार ले रहा है और यह राशि 2 करोड़ तक के लिए है। यानी 2 करोड़ तक के लिए कोई भी राशि MSME में अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको कोई भी गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है, आपकी गारंटी भारत सरकार ले रहा है। तो ज़रूरत ये है कि आप जागरूक बने, आप अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम्स को पढ़ें। मेरे को ये जान करके बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने हैकाथन में पार्टिसिपेट किया, जो कि गवर्नमेंट की ऐसी ही एक स्कीम है और आप लोग जीत करके भी आए हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। किसी ने सही कहा है कि नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो मंजिलें बदल जाती हैं और
कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, आप दिशा बदलो तो मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर श्रीमान हितेश द्विवेदी जी को। कृपया, जो शिव गुण इम्पैक्ट्स के नाम से आपने कॉलेज के तुरंत बाद ये काम शुरू किया है, और इनको हम एक ट्रॉफी देकर सम्मानित करते हैं कि एक अच्छा इन्होंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप चला करके और इनको अपना उद्योग स्थापित किया है। जोरदार तालियां सबके। धन्यवाद समस्त टेक्निया इंस्टीट्यूट के उच्च अधिकारीगण और स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्तागण। 2013 में जब मैं 12वीं कक्षा से निकला तो मैं भी उसी माइंडसेट से निकला था कि यार नौकरी करनी है, इंजीनियरिंग करेंगे, नौकरी करेंगे, कहीं बाहर चले जाएंगे। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी कायम हो गई उस समय कि ना तो जेईई में मेरे को कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिला, और जो मिला उसमें जो मेरा साइंस के प्रति इंटरेस्ट था वो उस तरह से नहीं बना रह पाया। 6-8 महीने बाद मैंने अपने पिताजी से बात करके, जो कि मेरे सबसे पहले गुरु भी हैं व्यापार में, बीटेक छोड़ दिया। बीटेक के बाद सिर्फ मेरे पिताजी ने मेरे से एक बात बोली कि बेटा समाज में जाओगे, कहीं जाओगे तो लोग ये कहेंगे कि यार ये 12वीं पास है करके, तो आप ग्रेजुएशन कोई ना कोई कर लीजिए। अब वो मेरे जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया। मैंने एक बहुत छोटी सी यूनिवर्सिटी, आप लोग शायद ही जानते हो, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है हरिद्वार में, वहाँ से अपना बीबीए का फॉर्म भरा, और उन 3 सालों में वहाँ के शिक्षा पद्धति ने मेरे को ऐसा बना दिया कि मैं अपने पिताजी का बिजनेस तो ज्वाइन किया ही किया, वो एक टाइम पास की तरह किया कि मैं खाली भी क्यों बैठूं। मैंने बिना तैयारी के, मैं ये नहीं कहता बिना तैयारी के देना चाहिए, मेरे को बहुत लग नहीं रहा था पोस्ट ग्रेजुएशन करने का, मैंने बिना तैयारी के कैट की परीक्षा दी, एमबीए की, और कैट और मैट मैंने दोनों क्वालिफाई किया, सिर्फ उस बीबीए के 3 साल की पढ़ाई से, कोई अलग से तैयारी ना करके। और उसके बाद कोरोना काल जब आया, मेरा कुछ शारीरिक परिस्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रही, मैंने कोविड पॉजिटिव हुआ, उसके अलावा एक आध डिजीज़ और हो गई, मुझे शरीर से टूट गया। तो तब हमने एक कदम पीछे लेने का सोचा कि यार थोड़े खर्चे कम किए जाएं। वज़ीरपुर में हमारा 20 साल पुराना शोरूम था, उसको छोड़ा जाए, कहीं सस्ती जगह पे जाया जाए। लेकिन वहाँ पर फिर मेरे पिताजी ने मेरा उत्साहवर्धन करते हुए एक डायरेक्शन दिया, कुछ हमारे जानने वालों ने भी दिया, कि फुटवेयर सेगमेंट में एक इंडस्ट्री लगाते हैं। पहले मैं इंटीरियर डेकोर में था, आज भी वो बिजनेस जिंदा है, उसके कुछ प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। हमने फुटवेयर की लाइन में आए, कुछ लोगों के सहयोग से, कुछ अच्छे ब्रांड से जुड़े, बहुत छोटे टर्नओवर से शुरू किया। आज के समय में वो बिजनेस लगभग 3-4 करोड़ पर एनम का हो चुका है, और आज हम अपना एक खुद का ब्रांड आने वाले 2 महीनों में लॉन्च करने जा रहे हैं फुटवेयर सेगमेंट में। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा, जैसा हमारे सीनियर ही लगेंगे सिन्हा जी, कि नज़रिया बदलना एक बहुत बड़ी चीज़ है, कि नौकरी से लेके बिजनेस तक का जो एक जर्नी है, हमें स्कूल से पढ़ाया जाता है नौकरी के लिए, पैकेजेस के लिए, उसके अलावा भी दुनिया बहुत बड़ी है, ये ध्यान रखना चाहिए सबको। और बाकी जीवन में कुछ बहुत अच्छा आएगा, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद हितेश जी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्रीमान उमेश पाठक जी को। आपका एक प्रसिद्ध केबल के उद्योग के तौर पर आपने सभी इलेक्ट्रिकल में सप्लाई होने वाली जितनी भी केबल्स हैं, आप उनका सभी का वृहद रूप में हर साइज की केबल आप बनाते हैं, और आपने बड़े छोटे रूप से शुरू करके आज एक बड़े उद्योगपति के नाते आप इसमें एस्टेब्लिश हुए हैं। श्रीमान उमेश पाठक जी, आज हमने 2 उद्योगपति बुलाए थे। भारत माता की, हमारी अपनी माता है जिन्होंने जन्म दिया,
और भारत माता है जिनके गोद में हम लोग खेलते हैं। मंच पर आसीन सभी महानुभावों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैडम को भी नमस्ते। सभी भाइयों को और सभी यार दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं एक छोटा सा जर्नी लेके चला था। मैं तार के बंडल खरीदने के लिए, घर में बिजली जलाने के लिए किसी दुकानदार के पास गया था। दुकानदार ने बहुत तरह के ब्रांड दिखाए, लेकिन हमारी माली हालत को देखते हुए कहा कि आपके मतलब का ये सब नहीं है, आप तो कोई इसमें से कम पैसे वाला ले लो, इससे भी लाइट जल जाएगी। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने, हमारी जेब अलाउ नहीं करता था, सस्ता ही लाया, लेकिन हमारे घर में लाइट जली। लेकिन उस दिन मैंने सोचा कि भाई हमारे जैसे लोग भी ब्रांडेड आइटम खरीद सकते हैं, ऐसी बात नहीं है अगर मेहनत करें तो। उस दिन से ही ठाना कि एक दिन मैं तार की ही कंपनी लगाऊंगा, तार ही बनाऊंगा, और ऐसा होगा कि इस दुकानदार को भी हमारा ब्रांड बेचना पड़ेगा। इस काम में हमें 30 साल लग गए। उसके बाद जब उस दुकानदार के पास हमारा माल बिकते हुए मैंने देखा तो हमारा सपना साकार हुआ, और लोग मतलब इस चीज को लोहा माने कि एक छोटा सा आदमी इतना बड़ा काम करता है। मैंने जब उसे बताया कि ये जो तार आप बेच रहे हमारी है, और हम आपके पास 20 साल पहले आए थे तो हमें आप ब्रांडेड लेने से मना करे थे। हमारा प्रसिद्ध केबल के नाम से है, दिल्ली में पहला फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट मैंने लगाया है। अभी इसमें कोई दो राय नहीं, ये बैंक वाले बैठे हैं, हमारा पहला लोन पीएनबी बैंक से ही हुआ था। तो मन में ध्येय होना चाहिए कि हमें क्या करना है। हम छोटे हैं, बड़े हैं, कम पैसे वाले हैं, ज्यादा पैसे वाले हैं, माने नहीं रखता। अगर आप सोच के चलते हैं कि हमें ये काम करना है तो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें आप लोगों ने सुना, और आप भी आगे बढ़ें, पढ़ें भी और आगे भी बढ़ें। धन्यवाद। मैं कार्यक्रम के अंत में अपने जो स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख श्रीमान अनिल शर्मा जी, मैं एक बात आपको ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह के उदाहरण आपने खुद से प्रस्तुत किए, और कुछ उदाहरण आपने अभी सामने देखे, मुझे ऐसा लगता है कि ये आप लोगों को बहुत उत्साहित करेंगे कि आज आप जो एक स्वरोजगार की हम बात कर रहे हैं, उस तरफ आपका मन जरूर जाएगा। आप सब युवा हैं, और हम आज जो वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो 15 तारीख को था, हम आज मना रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये बात अपने मन में बसाएंगे कि भारत एक युवा शक्ति है, और इस युवा शक्ति को हमें अपने देश की समृद्धि में जोड़ना है। और वो कैसे जुड़ेगी? वो इतना ऐसे नहीं जुड़ेगी कि हम सब अपनी सिर्फ नौकरी की तरफ देखें। हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना है। हमें ये बताना है कि हम अपना उद्यम भी कर सकते हैं, उसके लिए हमें उद्यमी बनना है, और उसके लिए हमें स्किल सेट्स चाहिए। जैसे कि आज आप टेक्निया यूनिवर्सिटी में अपने कॉलेज में अपने स्किल्स जो आपको लगता है कि आप इसमें अच्छा कर सकते हैं, उसके साथ यहाँ जुड़े हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपके पास हैं। खासकर मास मीडिया में अगर हम बात करें तो अगर पिछले दशक में आप देखें, सारे ही नए एंटरप्रेन्योर्स आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। तो आप क्यों नहीं उस तरह का अपना एक प्रकल्प, अपना एक एंटरप्राइज खड़ा कर सकते हैं? स्वावलंबी भारत अभियान इसी सोच के साथ आपके बीच में है। किस तरह से हम अपने युवा की मानसिकता में परिवर्तन लाएं, उसको वो सब सहायताएं दें, चाहे वो स्किल्स के रेफरेंस में हो, चाहे वो फाइनेंसिस के तरफ हो, और चाहे वो मेंटरिंग की तरह हो। आज जैसे आपने देखा हो कि भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, और उनमें यूनिकॉर्न का भी नंबर इस वक्त बहुत बड़ा हुआ है। तो ये क्यों हो पा रहा है? ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक इकोसिस्टम उस तरह का डेवलप हो गया। तो क्या उद्यमिता में भी, भले ही आप स्टार्टअप में कोई नया आइडिया है, पर ऐसा नहीं कि जो एग्जिस्टिंग आइडियाज़ हैं उसमें काम नहीं हो सकता।
पर उसमें कई जगह पर मेंटरिंग की बात आती है, मैं अपना व्यापार कैसे शुरू करूं। मैं 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने बहुत से इसी तरह के यंग लोगों को देखा है कि कहाँ जब वो पहली बार आए कि छोटी छोटी मेरी कंपनी बना दो, और आज उनके लाखों करोड़ों, मतलब 500-500 करोड़ तक के टर्नओवर हैं। ऐसे लोगों को मैं भी जानता हूं। सबके पीछे क्या है? सबके पीछे डिटर्मिनेशन। स्किल सेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उसमें काम कर रहे हैं, आपको अपने व्यवसाय के बारे में पता होना चाहिए। पर उससे भी इम्पोर्टेंट आपने सब सुना होगा, वो है डिटर्मिनेशन। अगर आप में दृढ़ता है कि मुझे ये काम करना है तो वो काम होगा। तो इसी शब्दों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप उद्यमिता के लिए आगे बढ़ें, अपने उद्यम की तरफ ध्यान दें, कुछ ना कुछ आइडिया, कुछ ना कुछ ऐसा काम करें। जो अभी बात हुई कि आप दो बातें, एक आप अपनी कुछ आय का साधन बनाएं, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जॉब प्रोवाइडर बने, जॉब सीकर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं आग्रह करूंगा अपने रोहिणी जिले के जिला संयोजक श्रीमान नंद किशोर जी से कि एक धन्यवाद ज्ञापन करें। कृपया श्री नंद किशोर जी। मैं धन्यवाद करता हूं। रोहिणी जिला स्वदेशी जागरण मंच की ओर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी उपस्थित छात्र छात्राओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सुना, बड़ी लगन के साथ सुना, और सुन करके उसका कुछ फ़ायदा हो। जैसा अभी हाथ खड़े हैंड रेज करवाए थे सतीश जी ने, तो कितने उद्यमी अगली बार जब वो आएंगे और तैयार हो जाएंगे इस छात्र संगठन से, तो वो उतना ही अच्छा रहेगा। धन्यवाद। भारत माता की